नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम फिर से उपस्थित हैं इस क्लास में नए टॉपिक के साथ, है ना। तो इस क्लास में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब, मतलब रावल्ट का नियम पढ़ाने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये बोर्ड एग्जाम में और आने वाले भविष्य में कंपटीशन लेवल के लिए भी ये अच्छा प्रश्न है, और इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसे जो भी हमने इससे पहले आपको पीछे क्लास जो मैंने दी है आपको, इन क्लासों को आप देखते रहें लगातार, जिससे आने वाले इससे पहले की जो क्लास है उस क्लास को अच्छी तरीके से देख लें, जिससे ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए, है ना। तो इससे आप मतलब आपको एक ही रिक्वेस्ट है आपको कि हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, अधिक संख्या में शेयर करें, और बेल आइकन दिया है उस पर बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करते हैं, है ना, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलिए चलते हैं इस क्लास के अंदर बढ़ते हैं, है ना। तो द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब क्या है, इसको हम देखते हैं। इस संबंध में जो रावल्ट थे, इन्होंने एक नियम दिया था, इन्होंने एक संबंध दिया था। इन्होंने मतलब देखो, जब कोई विलयन बनता है तो विलय और विलायक दोनों से मिलकर के बनता है। तो इन्होंने द्रव मतलब द्रवीय अवस्था में ही इन्होंने विलय लिया है, और द्रवीय अवस्था में इन्होंने क्या लिया है, विलायक लिया है। तो चलो इसको समझते हैं हम पहले, है ना। चल यहां पर मैं दो पात्र ले लेता हूं, और दो पात्रों में मैंने क्या भर दिया, कुछ जल भर दिया, है ना। सॉरी, इस पात्र में मैंने कोई विलय डाल दिया, क्या ले लिया, कोई विलय है, कोई वाष्पशील विलय है कोई, ठीक है ना। दूसरा पात्र, दूसरा पात्र है और ये भी द्रव अवस्था में, इसमें हम जल ले लेते हैं, और इसमें इसको क्या बोलेंगे हम, विलायक। ऐसे समझे इसको, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखें। पहले पात्र में मैंने विलय ले लिया और दूसरे पात्र में क्या ले लिया, विलायक ले लिया। तो इसको हम समझते हैं, जब हम किसी टेम्परेचर पर इसको ले रहे हैं, कोई फिक्स टेम्परेचर है, तो कुछ ना कुछ उसकी वाष्प होगी, चाहे विलय हो या विलायक हो, कुछ ना कुछ उसकी वाष्प रहने वाली है। क्योंकि द्रव अवस्था में तो ये है, तभी तो बोला मैंने द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब। द्रव अवस्था में तो ये है विलय, और द्रव अवस्था में ये है तुम्हारा, मतलब विलय और विलायक दोनों ही कैसी अवस्था में, द्रव अवस्था में। जब द्रव अवस्था में है तो अपने अपने टेम्परेचर पर ये कुछ ना कुछ वाष्प बना रहे होंगे। तो अगर हम बात करें तो इनके अंदर कुछ ना कुछ वाष्प बन रही होगी, और जो वाष्प है वो वायुमंडल के साथ मिल रही होगी निकल के इसमें से। ऐसे ही कुछ ना कुछ इसकी भी वाष्प बन रही होगी, और इसकी भी वाष्प कुछ ना कुछ जो अणु हैं इनके क्या हो रहे होंगे, ये विलय है और जैसे क्या विलायक है, इनमें वाष्प बन रही है। तो वाष्प के जो मॉलिक्यूल है, वाष्प में जो गैसीय अवस्था में जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, वायुमंडल के साथ मिलेंगे। तो होगा क्या, यहाँ से कुछ ना कुछ वाष्प बनेगी। तो वाष्प बनेगी यानी जिसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर, वेपर, इस वाष्प दाब जिसे बोल सकते हैं। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर होगा P। और विलय का है तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि विलय और विलायक दोनों से मिलकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलय कम मात्रा में होता है और विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए ये बड़ा है। तो इसको हम इससे A से रिप्रेजेंट करते हैं और विलय को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर है इसका, वेपर प्रेशर है, तो ये किसका, विलय का है, तो ये P भी हो जाएगा। और विलायक का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। तो इनमें से कुछ ना कुछ वाष्प निकलेगी, जिसे हम बोलेंगे आंशिक वाष्पदाब। कुछ तो इनका आंशिक वाष्पदाब क्या होगा, इनका आंशिक वाष्पदाब होगा P0A, और विलायक का आंशिक दाब होगा, आंशिक वाष्पदाब होगा वो होगा P0B, और इसका हो जाएगा P0A।
अब हम क्या करें, विलेय और विलायक दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। अब हम ये काम करते हैं, नीचे हम एक पात्र और बना लेते हैं और इस पात्र में मैंने इसमें विलेय और इसमें ये विलायक दोनों ही मैंने इस पात्र में डाल दिए, दोनों ही इस पात्र में डाल दिए। तो क्या हुआ, इसमें ये विलेय के मोल हैं, विलेय के मोल है ना, ये विलेय के मोल अंश है, इसको बोल सकते हैं हम एक्स एक्स बी। और ये किसके मोल अंश है, तुम्हारे विलायक के, तो इसको बोल सकते हैं हम एक्स ए। तो दोनों के मोल अंश मैंने इसके अंदर दोनों को मिला दिया, तो ये क्या बन गया, विलयन बन गया, विलयन बन गया। तो देखिए विलेय का वाष्प दाब क्या था, पीवी, विलायक का वाष्प दाब क्या था, पीए। तो अब ये दोनों ही इसके अंदर मिल गए, तो टोटल कुल दाब कितना हो गया, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, यानी इसको बोलेंगे हम पीटी। पीटी बराबर है टोटल प्रेशर, इसको तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर पीए प्लस पीवी। ये दोनों का कुल दाब हो गया, ये विलायक का वाष्प दाब हो गया, ये विलेय का वाष्प दाब हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो कुल दाब आ गया इसके अंदर, और दोनों इसके अंदर मिल चुके हैं। तो ये अपना टोटल प्रेशर निकल के आ गया अपना यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसी संबंध में जो वैज्ञानिक थे, कौन थे, राउल्ट, कहाँ के थे, फ्रेंच के थे, फ्रेंच रसायनज्ञ थे, फ्रेंच रसायनज्ञ थे। तो इसको हम साइड में लिख देते हैं, फ्रेंच रसायनज्ञ, फ्रेंच रसायनज्ञ राउल्ट ने राउल्ट ने 1886 राउल्ट ने 1886 में उपरोक्त राशियों के मध्य एक उपरोक्त राशियों के मध्य एक संबंध दिया, प्रस्तुत किया। उपरोक्त राशि कौन सी, ये जो अपने सामने राशि है, विलेय का वाष्प दाब पीवी और विलायक का वाष्प दाब पी है, और विलायक का मूल अंश है वो अपना एक्स बी, और विलेय का मूल अंश एक्स बी और विलायक का मूल अंश एक्स ए। तो इस प्रकार से जो उन्होंने इन सब के बीच में विलायक के वाष्प दाब और मूल अंश के बीच में उन्होंने कुछ इन राशियों के मध्य में इन्होंने एक संबंध स्थापित किया था। वो संबंध क्या है, वो हम संबंध लिख लेंगे। क्या संबंध दिया था, इनके अनुसार, इनके अनुसार क्या कहा था इन्होंने, इन राशियों के संबंध में इन्होंने क्या संबंध दिया था, तो उन्होंने कहा था कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब, प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित, आंशिक दाब विलयन में उपस्थित मूल अंश के
मूल अंश के समानुपाती होता है। जो फ्रेंच रसायनज्ञ थे राउल्ट, इन्होंने 1886 में एक इन राशियों के मध्य में एक नियम दिया था। इन्होंने क्या कहा था, एक संबंध दिया था कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक द्रव, मतलब जो दो द्रव है अपने पास, एक तो विलेय का द्रव है और दूसरा कौन सा विलेय का द्रव है, विलायक का द्रव है। प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब है, यानी जो इनका जो आंशिक दाब है पी नॉट ए पी नॉट बी, मतलब इनका जो आंशिक दाब है, वाष्प दाब भी बोल सकते हैं, पी और पीबी जो होता है वो इसमें विलयन में जो मोल अंश होते हैं ना, मोल प्रभाज, इनके समानुपाती होता है। इन्होंने ये कहा था। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, यहां पे देखिए, अर्थात क्या लिख सकते हैं इसी के अनुसार इन्होंने जो कहा है ना कि द्रव का आंशिक जो दाब है, वाष्प दाब है, वो विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो इनके अकॉर्डिंग अपन बना लेते हैं। तो सबसे पहले विलय के लिए ले लो, है ना, विलय के लिए, विलय के लिए क्या हो जाएगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा, विलय का पीवी समानुपाती होता है ना, तो पीवी समानुपाती एक्स भी, तब क्या हो जाएगा, पीवी समानुपाती का चिन्ह हटाओ, बराबर का चिन्ह लगाओ, इसके लिए एक नियतांक लेना पड़ेगा। तो विलय का नियतांक जो है ना वो आंशिक दाब है पी नॉट बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो एक तो इक्वेशन ये निकल के आ गई, किसके लिए, विलय के लिए। अब हम विलायक के लिए निकालते हैं। विलायक के लिए तब विलायक के लिए क्या हो जाएगा, विलायक के लिए किसके समानुपाती होता है, जो प्रेशर होता है पी ए, क्योंकि विलायक है तो इसके लिए ए लेगा, समानुपाती एक्स ए, तब क्या होगा पी ए बराबर, इसके लिए विलायक के लिए आंशिक दाब है ना, यही इसका कांस्टेंट है ना, इस तरह, तो इसका हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तब कुल दाब, कुल दाब क्या निकाला था, कुल दाब क्या था, पीटी बराबर पी ए प्लस पीबी निकाला था कि नहीं। विलय और विलायक के जब दोनों एक ही पात्र में आ गए थे तो यहाँ पे कुल दाब क्या हो गया था, दोनों के वाष्प दाब जुड़ गए थे, पीटी बराबर पी ए प्लस पीबी। तो अब मान रखेंगे यहाँ पर पीटी बराबर पीए का मान कितना है, मेरा पीए का मान है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पीबी का मान कितना है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था आपने, तो मोल फ्रैक्शन में आपने ये पढ़ा होगा, हम आपको थोड़ा याद दिलवा देते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का यानी मोल प्रभाज का यहाँ पे यूज होगा, उस संबंध का हमें यहाँ पे उपयोग करना है। तो वो संबंध क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने आपको मोल प्रभाज पढ़ाए थे तो मोल प्रभाज दोनों के लिए हम निकाल के बताते हैं। एक्स ए का मोल प्रभाज क्या, मोल अंश का सूत्र क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये किसका मैंने बताया था सूत्र आपको, मोल प्रभाज, यानी किसके मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज। और विलय के मोल प्रभाज के लिए सूत्र क्या बताया था, एक्स ए बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, ये मैंने बताया था। तो मैंने मोल प्रभाज जब पढ़ाया था इसके पीछे वाली क्लास में, देखना जाकर के वहां पे उस क्लास को, मोल प्रभाज वाली क्लास को, तो वहां पर मैंने संबंध निकाल के नहीं बताया था कि इन दोनों के बीच का संबंध क्या होगा।
ये विलायक का मूल प्रभाज है, ये विलेय का मूल प्रभाज है। इन दोनों के बीच जब संबंध निकालेंगे हम ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अब निकाल लें ना, एक्स ए तथा एक्स बी के मध्य संबंध। जब इन दोनों के मध्य में हम संबंध निकालेंगे तो मान क्या निकल के आएगा, हम देखते हैं। यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या संबंध निकलेगा इन दोनों के बीच में, दोनों के मान रखो एक्स ए एक्स बी के, तो एक्स ए का मान क्या हो जाएगा, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी का मान क्या हो जाएगा, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। तो अब ये भिन्न बन चुकी है, फ्रैक्शन हो गई। इसको सॉल्व करें हम, तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी। इसका इसमें भाग दोगे एक बार ही आएगा, एक का ऊपर गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एन ए, और यहाँ पर भी जब भाग दोगे ना एक बार ही आएगा, एक गुणा करोगे तो एन बी। तो यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना आएगा, जब ये दोनों आपस में एक बार कट जाएंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हम एक्स ए का मान निकालना होगा तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, क्योंकि एक्स बी उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, हो सकता है ना। अगर हम एक्स बी का मान निकालेंगे तो एक्स बी बराबर एक्स से उधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स से हो जाएगा, हो सकता है क्या। तो ये जो रिलेशन है मोल फ्रैक्शन में, दोनों के बीच का रिलेशन, विलेय और विलायक के बीच का जो रिलेशन है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या निकलता है, एक निकलता है। तो यहाँ से कोई मान हम निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पे रखना है, क्या रखना है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, एक। अभी निकाला था ना, क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ से किसी का एक का मान रख दो, चलो हम एक्स ए का मान ही रख लेते हैं। चलो एक्स ए का मान क्या निकाला है अपन ने, ये निकाला है। तब एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट दे देते, और इक्वेशन फर्स्ट में इस एक्स ए का मान रख दो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1 में एक्स ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रख दो, ए का मान रख दो, एक्स ए का मान। तो समीकरण 1 अपना क्या है, पी टी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो एक्स ए का मान तो ये है, इसको रखो क्या है, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी, इसको मैंने लिख लिया इंटू एक्स बी। अब इसको करते हैं आगे सॉल्व, तब क्या हो जाएगा, पी टी बराबर ब्रैकेट खोल दो, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई करो पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखिए यहाँ पे दो पक्ष हो रहे हैं, एक तो माइनस पी ए नो पी नॉट ए इंटू एक्स बी और प्लस का पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है ना। तब अब इस रिलेशन को यहाँ पे नोट कर लो, है ना, उस साइड का रिलेशन पूरा नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे लिख देंगे हम, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसे नोट कर लो।
इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे दो भाग हो रहा है, माइनस का ये भाग है और ये कौन सा भाग है, प्लस का भाग है। तो इसका तो किससे कोई अभी संबंध है नहीं, इसको वैसा का वैसा ही लिख लें। तब पी टी बराबर, इसको पी नॉट ए, पी नॉट ए। अब इन दोनों में से आप देखिए, माइनस का पी नॉट ए माइनस एक्स इंटू एक्स बी, प्लस का पी नॉट बी इंटू एक्स बी, कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से, यहाँ पर एक्स बी, यहाँ पर एक्स बी, दोनों में से कॉमन क्या आने वाला है, एक्स बी कॉमन आने वाला है प्लस का। तो एक्स बी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस का है और ये कौन सा प्लस का है, तो प्लस का हम पहले लिखेंगे, पी नॉट बी माइनस ये बचा पी नॉट बी। यही है इक्वेशन जो फाइनली इक्वेशन निकल के आई है ना, द्रव विलयनों का वाष्प दाब का जो कुल दाब है वो यही, ठीक है ना जी। अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर आगे हम न्यूमेरिकल करवाएंगे इसी के ऊपर। ये अपना कंप्लीट हो चुका है ना, द्रव विलयनों का वाष्प दाब, तो कुल दाब अपना ये आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जहां पीटी क्या है, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब किसका है, विलयन का है, ध्यान रखना। ये कुल वाष्प दाब किसका है, विलयन का। पी नॉट ए क्या है, ये है विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट बी ये क्या है, विलेय का वाष्प दाब। ठीक है ना। एक्स बी क्या है, विलेय के मोल अंश या मोल प्रवाह। ये हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी बेस पर हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।